बच्चों आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी है, वैद्युत विभव पढ़नी है और क्या पढ़नी है, धारिता पढ़नी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो दो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत विभव है क्या। ठीक है, इसकी अवधारणा को देखते हैं। वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव की अवधारणा, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। जिस प्रकार से हम द्रवस्थैतिकी में रुके हुए द्रव के लिए तल की बात करते हैं तथा किसी वस्तु के लिए जो कि गर्म है उसके लिए हम ताप की बात करते हैं, उसी तरह से अगर किसी वस्तु के पास आवेश है, वो आवेशित वस्तु है, तो हम उसके लिए विभव की बात करते हैं। ठीक है, तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। जिस जगह हमने बोला कि किसी द्रव के लिए तल शब्द का प्रयोग करना, ठीक है, गर्म वस्तु के लिए ताप शब्द का प्रयोग करना, और आवेशित वस्तु के लिए विभव शब्द, उसी तरह से आवेशित वस्तु के लिए हम लोग विभव शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये पात्र हैं दो, एक पात्र ये है, ये इसका नाम है, और एक दूसरा पात्र है जो कि इससे काफ़ी चौड़ा है, उसका नाम है बी। ठीक है, इन दोनों पात्रों में हमने क्या किया, समान मात्रा में पानी भर दिया। दोनों पात्रों में समान मात्रा में हमने कोई द्रव भरा, सपोज। ठीक है, तो जब हम इसमें द्रव भरेंगे तो क्या होगा कि इसमें ये द्रव है, सपोज करिए, और इसमें जो है द्रव भरा गया, ये सक्रिय पात्र में द्रव हमारा यहाँ तक है। ठीक, और ये जो हमारा जो है चौड़ा वाला पात्र है उसमें द्रव यहाँ तक है। तो ये द्रव जहाँ दिख रहा है, जहाँ तक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तल, द्रव का तल। ठीक है, तो ये क्या है, द्रव का तल, ये क्या है, द्रव का तल। तो इसमें द्रव का तल कहाँ तक है, यहाँ तक, और इसमें द्रव का तल कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं द्रव का तल। अब देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें द्रव का तल ऊपर है और इसमें द्रव का तल नीचे है। ठीक है, तो इसमें द्रव का तल क्या है, इसमें तल क्या है, उच्च है, उच्च तल है, और इसमें तल कैसा द्रव का है, तो निम्न है, निम्न तल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तलों का अंतर। अब हम कह सकते हैं कि इनमें क्या है, तलों का अंतर है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई पाइप ऐसा लगा दें एक, और इसमें ये जो है हम टैप लगा दें और इसको खोल दें, तो हम क्या देखेंगे कि द्रव का प्रवाह जो है, इसमें भरे हुए द्रव का प्रवाह इस उच्च वाले तल से निम्न वाले तल की तरफ होगा। ठीक है, द्रव का प्रवाह किधर होगा, उच्च तल से निम्न तल की तरफ में होगा। ठीक, कब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों का तल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, इस तरह से इसका तल ऊपर है, इसका तल क्या है, नीचे। तो इस तरह से ये तल क्या होगा, इसका बढ़ेगा और इसका कम होगा, और एक बार दोनों का तल बराबर हो जाएगा, फिर द्रव का प्रवाह रुक जाएगा। तो द्रव का प्रवाह किस नाते हो रहा है, ठीक है, तलों का अंतर। अगर तलों का अंतर है तो क्या होगा, द्रव का प्रवाह होगा। ठीक है, तो क्या है, तल क्या है, द्रव की एक अवस्था है, जिसके नाते जो है, इस अवस्था के नाते, मतलब अवस्था कैसी हुई, एक उच्च हो गई और एक कैसी हो गई, निम्न। तल उच्च हुआ, इस अवस्था के नाते हमने तल शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसका तल उच्च और इसका तल क्या है, निम्न है। इस तरह से द्रव का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की तरफ में हुआ। अब हम एक कोई वस्तु और लेते हैं, सपोज ये वस्तु सी है और एक वस्तु क्या है, डी है। अब ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडी है। ठीक है, ये वस्तु कैसी है, गर्म।
और ये वस्तु कैसी है, ठंडा है। तो गर्म होने का मतलब क्या, गर्म होने का मतलब ये हो गया कि हम गर्म शब्द से मतलब क्या ले रहे हैं हम लोग, ताप। अगर ये गर्म है तो हम कहेंगे कि इसका ताप क्या है, उच्च है। ठीक है, गर्म या ठंडा का मतलब क्या होता है, ताप होता है। तो अगर ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडी है तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का ताप क्या है, उच्च है। ठीक है, उच्च ताप। और ये ठंडी है तो इस वस्तु का ताप कैसा होगा, निम्न ताप होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों वस्तुओं में तापों का अंतर है। ठीक है, तापों का अंतर है, तो इसे हम कहेंगे तापांतर। क्या बोलेंगे, तापांतर। अब इस तापांतर के कारण से क्या होगा, जब हम दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऐसा किधर से किधर होगा, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ में होगा। तो फिर क्या होगा, तापांतर के कारण से ऊष्मा का प्रवाह। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास दो वस्तुएं हैं। ठीक है, एक वस्तु ये है, चलिए ये नाम दे दिया, और एक दूसरी वस्तु ये है, इसका नाम हमने दे दिया F। अब ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं, आवेशित हैं। क्या है ये, आवेशित है। ठीक है, आवेशित है। तो आवेशित अगर है तो जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इसमें द्रव भरा गया तो इसका तल क्या हो गया, उच्च है, और इसका तल क्या हो गया, निम्न है। तो क्या है, द्रव की अवस्था है। तो जब ये आवेशित होगा, ठीक है, तो इसकी एक विद्युतीय अवस्था होगी। ठीक है, आवेशित वस्तु की एक विद्युतीय अवस्था है, और इसकी जो विद्युतीय अवस्था है, ठीक है, इसकी विद्युतीय अवस्था है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव बोल रहे हैं। अगर इसकी विद्युतीय अवस्था उच्च है, क्या है, उच्च है, तो इसे बोलेंगे कि इसका विभव कैसा है, उच्च विभव। इसका विभव कैसा है, उच्च है। ठीक है, इसकी विद्युतीय अवस्था को ही क्या बोला जाएगा, विभव बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया, गर्म होने के नाते इसकी अवस्था, ये गर्म है और ये ठंडी है, तो ये अवस्था है, इस अवस्था के नाते इसे बोला गया कि इसका ताप क्या है, उच्च, इसका ताप क्या है, निम्न। और इसकी इस अवस्था के नाते बोला गया तल उच्च है, तल निम्न है। इसी तरह से इसकी विद्युतीय अवस्था, आवेशित होने के नाते इसके पास विद्युतीय अवस्था होगी, तो ये उच्च विद्युतीय अवस्था है, और ये कैसी है, निम्न। ठीक, और इसी विद्युतीय अवस्था का नाम देते हैं विभव। तो ये उच्च विभव हो गया और ये निम्न, यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच में किसका अंतर है, विभव का अंतर है। ठीक है, तो इस विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर। ठीक है, अब विभव का अगर अंतर है, ठीक, तो जैसे यहाँ पर आपने देखा द्रव का प्रवाह हो रहा है, किसके नाते, तलों के अंतर के नाते। इसी तरह से इस विभव के अंतर के नाते आवेश का प्रवाह होगा। तो अगर हम इसे किसी चालक तार से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ। कब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पर जब तक कि दोनों की ऊष्मा बराबर नहीं हो जाती तब तक ये तापों का अंतर रहेगा और ये बहता रहेगा ऊष्मा। ठीक है, सेम इसी तरह से जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, तो ये आवेश प्रवाहित होता रहेगा। तो ये कहलाएगा विभवांतर। उच्च और निम्न विभव के नाते इसमें क्या है, विभव का अंतर है। तो इसके नाते क्या होगा, विद्युत का प्रवाह कहें या इसे आवेशों का प्रवाह, विद्युत प्रवाह, इसी को कहते हैं आवेश प्रवाह। तो हमें ये समझ आया कि जो वस्तु की विद्युतीय अवस्था होती है, ठीक है, उसी का नाम क्या होता है, विभव होता है। ठीक है, अब ये विभव कितने प्रकार का होता है, तो आवेश देख रहे हैं हम, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगर आवेश दो प्रकार का है तो विभव भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। विभव के प्रकार, कितने प्रकार का होगा बच्चों, दो प्रकार का। मेनली कितने, दो तरह का। देखिए, एक आवेश धन होता है और एक आवेश ऋण होता है। तो धन आवेश के कारण से क्या होगा, धन विभव। ठीक है, और दूसरा, अगर वस्तु ऋण आवेशित है तो ऋण आवेश के कारण से जो उसका विभव होगा उसे क्या बोलेंगे, ऋण विभव। तो धन आवेशित वस्तु के विभव को हम लोग क्या बोलते हैं, धन विभव, और ऋण आवेशित वस्तु के विभव को हम लोग क्या बोलते हैं,
दृढ़ विभव। इसके अलावा एक विभव की और कल्पना की गई है, इसका नाम होता है शून्य विभव। कौन सा विभव? शून्य विभव। तो शून्य विभव क्या है? किसका विभव शून्य होता है। ठीक, तो हमारा पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी चालक है, और यदि हम इसमें से इतना बड़ा चालक है कि अगर हम इससे आवेश निकालें या इसमें आवेश हम लोग दें, तो यानी आवेश लेने से, आवेश देने से इसकी विद्युतीय अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे समुद्र में जल भरा हुआ है, अगर आप उसे 10-20 बाल्टी पानी निकाल लेते हो या उसमें पानी उतना डाल देते हो तो उसके तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी में से अगर हम आवेश निकाल भी लें या पृथ्वी को हम आवेश दे भी दें तो उसके जो है तल यानी कि उसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब, कोई फर्क ना पड़ने का मतलब क्या होता है? शून्य होता है। जिस चीज़ पर कोई नहीं फर्क पड़ता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। तो इस नाते हम पृथ्वी के विभव को क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के विभव को शून्य मानने का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी को विभव को शून्य इस नाते माना जाता है कि यदि हम पृथ्वी को आवेश दें या उससे आवेश लें तो इसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से हम लोग पृथ्वी के विभव को शून्य विभव मानते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है कि धन आवेशित वस्तुओं का विभव धन विभव, ऋण आवेशित वस्तुओं का विभव ऋण विभव, और पृथ्वी के विभव को हम लोग क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको जरा इस तरह से देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक धन आवेशित वस्तु है, एक वस्तु है जिस पर कैसा आवेश है? धन आवेश है। ठीक है, और ये कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है। अगर हम क्या करें, इसको एक चालक से पृथ्वी द्वारा ऐसे जोड़ दें। ठीक है, एक चालक से पृथ्वी द्वारा जोड़ दें तो क्या होगा कि ये विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह मतलब धनावेशों का प्रवाह किधर होगा? इस वस्तु से पृथ्वी में हो जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ कौन होगा? विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक है, इस तरह से विद्युत प्रवाहित होने लगेगा इसमें, और इसके जो है इसके विपरीत पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इस तरफ आते हैं। पृथ्वी से निकल करके इलेक्ट्रॉन किधर आते हैं? इस तरफ आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है पृथ्वी से निकल करके तो विद्युत किधर प्रवाहित हो रहा है? इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिया गया? अब की बार हमने पृथ्वी को आवेश दिया। ठीक है, हमने इसे क्या दिया? धनावेश दिया। इसी तरह से अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है, कोई वस्तु ऐसी है ऋण आवेशित है, अब उसे अगर हम पृथ्वी से इस तरह से जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस तरह से कहाँ चले आएंगे? इस तरह से पृथ्वी में चले आएंगे। ठीक है, तो अगर ये आएंगे तो विद्युत का प्रवाह किधर होगा? इधर की तरफ में होगा। ठीक, तो क्या होगा कि इसका सारा आवेश कहाँ चला आएगा? पृथ्वी में चला आएगा। ठीक है, अगर हम धन वस्तु के आवेश को पृथ्वी को दें, ठीक है, या ऋण आवेश के पृथ्वी को दें, ठीक है, जब धन आवेश मतलब धन आवेशों का प्रवाह ही क्या होता है? विद्युत का प्रवाह माना जाता है। धन आवेशों का प्रवाह ही क्या होता है? विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है, तो एक बार विद्युत इधर प्रवाहित हुआ और एक बार विद्युत इधर प्रवाहित हुआ, या ये कहें कि जब इसे जो है धन आवेशित वस्तु को जोड़ा गया तो पृथ्वी से इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला आया। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? ऋण का आवेश होता है, और जब ऋण आवेशित वस्तु को जोड़ा गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके पृथ्वी में चला आया। यानी कि चाहे इससे आवेश निकाला गया हो चाहे इससे आवेश दिया गया हो, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में इसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके तल में कोई अंतर अर्थात नहीं आता है। तो इस नाते हमने बोल दिया कि पृथ्वी का विभव क्या है? 0 है, शून्य है। तो हम लोग पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमने विभव की अवधारणा को समझा, विभव क्या चीज़ होता है। ठीक है, उसे हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। द्रव का लिया हमने, ऊष्मा का हमने लिया कि वस्तु गर्म और ठंडी है, तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने विभव को समझा। ठीक है, विभव क्या चीज़ होता है। अब हम लोग विभव की गणितीय अवधारणा लेंगे, गणितीय रूप में विभव क्या होता है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, विभव की जो गणितीय अवधारणा है इस पर डिस्कशन हमारा कल होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।